सो वी वर डीलिंग विद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, अगर हम शॉर्ट में बात करें कि स्ट्रैटेजिक, जैसे आपको पता है कि आपके 5 मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी बेसिकली क्या होती है, कोई भी रणनीति को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजी बोलते हैं, ठीक है। पहली बात, जब भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो या तो स्ट्रैटेजी पे आएंगे, मतलब जो हम लोग ने स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन किया था ना मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट की ग्रुप होता है ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर कि जो लोग काम करते हैं वो भी मैनेजमेंट होते हैं, वो सब ऐसा मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन है, दैट वाज नेसेसरी टू स्टार्ट अ न्यू सब्जेक्ट, राइट। बट जो क्वेश्चन आएगा वो रिगार्डिंग व्हाट इज स्ट्रैटेजी, या फिर व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, उसके इंपॉर्टेंस, उसके लिमिटेशंस, ऐसे आएंगे, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी में हम कर क्या रहे थे, कुछ फंक्शंस थे, जिसमें कुछ फंक्शंस में अपना क्या था बताओ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग, ठीक है। मेन फंक्शंस तो यही थे अपने। कौन सा फंक्शन था पहला, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, राइट, डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। इसमें से ऐसा कुछ है जो याद नहीं है अभी तक, याद है, ये क्लियर है, कहीं कोई डाउट? कौन से फंक्शंस है, मैनेजमेंट के ये फंक्शंस होते हैं। मैनेजमेंट क्या होता है, एक सेट ऑफ रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, और ये कौन कैरी करता है, जो हमारे बिजनेस के मैनेजमेंट है वो इसको काम को कैरी करते हैं। कौन से फंक्शंस वो करते हैं, वो ये सारे फंक्शंस आपके करते हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें से। अब जो मैनेजमेंट होता है, कुछ तो इन्फ्लुएंस होता है उसमें, और आप किस पे कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो, जब किसी के पास पावर हो, नॉलेज हो, वो कॉम्पिटेंट इंसान हो। आप सबकी बात तो नहीं मानोगे ना, जो केपेबल इंसान होगा, जो आपका बॉस होगा, आप उसी की बात मानेंगे। मैनेजमेंट क्लियर हो गया आपको, कहीं भी कोई इश्यू नहीं है। फिर अब हम बात कर रहे थे कि स्ट्रैटेजी क्या होती है। देखो, स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो पहली चीज क्या होती है, स्ट्रैटेजी का हिंदी मीनिंग होता है कि हम कुछ रणनीति बना रहे हैं, वी आर प्लानिंग समथिंग, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी क्या बना रही है, जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हर एक इंसान अपनी हिसाब से कोई प्लानिंग कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कि वो एक अपने गोल्स पे अचीव कर सके, लेकिन वो उसे क्या डिस्टर्ब नहीं करना है, अपने विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए ही वो आगे प्रोसीड करेगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रैटेजी में क्या आ रहा था, व्हाट इट वांट्स टू बी, क्या बनना चाहती है, वेयर इट वांट्स टू गो, मतलब हमें कहाँ तक जानना है, उसके बाद हमें कैसे कैसे जानना है। सीधी सी बात है, ये उसका क्या है, ये एक ब्लूप्रिंट है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। अब जब आप स्ट्रैटेजी बनाओगे तो आप क्या बनाओगे कि अपना बिजनेस का इंटेंट देखोगे कि हमारे बिजनेस का क्या कॉर्पोरेट इंटेंट है। सपोज आप फूड में डील कर रहे हो, आप क्लोथ में डील कर रहे हो, तो आपकी स्ट्रैटेजी अपनी कंपनी के हिसाब से होगी ना। फूड स्ट्रैटेजी एंड मार्ट स्ट्रैटेजीज कैन नॉट बी सेम, राइट, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आप सारे रिसोर्सेस को इकट्ठा करोगे, यू विल मोबिलाइज एंड एलोकेट द रिसोर्सेस। फिर देखोगे कि अच्छे से अच्छा ह्यूमन बिहेवियर करोगे। In case of any problem arises between the customers or your employees, what will you do, you will solve that particular problem, ठीक है। देखो, जरूरी नहीं है कि हमने जो लिखा है हमें वैसे ही लिखना है, आप कंपाइल करके उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। इसके बाद कंपनी की सर्वाइवल और सक्सेस पे सबसे बड़ा फैक्टर किसका होता है, उसके मैनेजमेंट का, उसके मैनेजमेंट का। लॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 3 लेवल्स होते हैं किसी भी स्ट्रैटेजी में। कॉर्पोरेट लेवल जो हो गया सबसे ऊपर, फिर अपना आ गया क्लास, डिविजनल लेवल जो हो गया मिड लेवल, और फंक्शनल हो गया ऑपरेशनल लेवल। कॉर्पोरेट की बात करें तो जो डील करता है ओवरऑल स्कोप से, मतलब कि जो मेन बड़े बड़े काम है वो अपना कॉर्पोरेट करेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जियो कंपनी का, ठीक है, तो जियो का मार्ट भी है, जियो का पेट्रोल पंप भी है, जियो का टेलीकॉलिंग भी है, राइट। तो उन्हें क्या स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, उन्हें कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, हर चीज को नजर में रखते हुए। आया समझ? फिर जो बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है डिविजनल, वो अपने ही लेवल में डील करती है। सपोज अब जियो से हम सैमसंग पे आता है, तो सैमसंग का भी चलो मोबाइल है, एसी है, टीवी है, मशीन है, सब कुछ, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं मोबाइल के कॉम्पिटिशन की, किसके ज्यादा मोबाइल सिम कार्ड के कॉम्पिटिशन की बात करें, तो जियो हो गया, जियो का कॉम्पिटिशन हो गया वोडा, एयरटेल, बीएसएनएल, मतलब ये सारे कौन हो गए, ये कॉम्पिटिटर्स हो गए, ठीक है। कार्स की बात करें तो मर्सिडीज, ठीक, मर्सिडीज का बीएमडब्ल्यू, फॉर्च्यूनर का स्कॉर्पियो,
क्या हो गया, ये लोग डील करेंगे कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी सेम चीज होंगे, और जो बेसिक डिसीजंस होंगे वो अपनी कॉर्पोरेट और फंक्शनल। फंक्शनल तो जैसे जो अपने टेक्निकल हेड हो गए डेली के, जरूरी नहीं है आप यही वर्ड्स यूज करो, आप दूसरे वर्ड्स भी यूज कर सकते हो जो आपको इजी लग रहा है और आपको समझ आ रहा है, ठीक है। टेक्निकल हेड अलग हो गया, मैकेनिकल हेड हो गया, आईटी हेड हो गया, सेल्स का हेड हो गया, एडवर्टीजमेंट का हो गया, प्रोडक्शन का हेड हो गया, इतने सारे हेड्स हो गए। ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना फंक्शनल स्ट्रैटेजी। कहीं कोई दिक्कत? अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कोई भी जो बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी है, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, वो किससे डील करेगी कि हमें कहाँ पे बिजनेस एक्सपैंड करना है, ग्रोथ कैसे करनी है, कहाँ पे पैसा इंटीग्रेट करना है, ठीक है। फिर हम कहाँ कौन कौन से बिजनेस में लगा सकते हैं, अभी फूड में लगा रहे हैं, कल क्लोथ में लगाएंगे, फिर आईटी में लगाएंगे, फिर कार इंडस्ट्री में भी लगा सकते हैं। अच्छा लगेगा तो किसी कंपनी को टेक ओवर कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, लगेगा हाँ हम इनके साथ पार्टनरशिप में आ सकते हैं, तो हम उस कंपनी के साथ मर्जर कर सकते हैं। हम कहाँ पे नया इन्वेस्टमेंट करें और रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किसके साथ करें नहीं करें, ये हो गए बड़े बड़े डिसीजंस। ये कौन लेने वाला है बताओ? हाँ, हाँ कौन? ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, डिविजनल या फंक्शनल। अब ये छोटे डिसीजन लेंगे कि कितने प्रोडक्ट है हमारा, कौन सा कस्टमर है, क्या प्रोडक्ट का वॉल्यूम है, हमें प्राइस कितना रखना है, हमें क्वालिटी कितनी रखनी है, हमें कहाँ से पैसा या प्रोडक्ट को परचेज। इतना ही तो हमने किया है अभी तक। कहीं कोई इश्यू किसी भी स्टूडेंट को? समझ आ गया? देखो हम हमें एग्जैक्टली वो डेफिनेशन याद ही नहीं करनी, हमें कॉन्सेप्ट याद करना है, बिकॉज वी आर, देखो हम ह्यूमंस हैं और ह्यूमन समझ सकते हैं, ठीक है। वी आर नॉट रोबोट्स या फिर वो मशीन नहीं है ना कि फीड कर लिया दिमाग में, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। क्या नया टॉपिक है अपना? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। हमें क्या याद करना है, सुनो। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के लिए हम चार वर्ड्स याद करेंगे, सिर्फ चार, ठीक है। आपको उससे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चार वर्ड्स क्या रहेंगे? एफ आई ई सी। क्या? एफ आई ई सी, ठीक है। एफ आई ई और सी, चार चीजें हो गई। अब हमने स्ट्रैटेजी बना ली, मतलब स्ट्रैटेजी मतलब हमने क्या बना लिया क्लास? रणनीति बना ली। हमने क्या बना लिया? रणनीति बना ली। अब उस रणनीति को हमें मैनेज करना है, मतलब दिमाग में प्लान तो है, अब हम उसको प्लान को रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करेंगे, दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। क्या अल्फाबेट्स याद करने? एफ आई ई सी। अब पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले स्ट्रैटेजी को बनाओगे, बनाओगे कि नहीं बनाओगे, राइट। तो सबसे पहले हमने स्ट्रैटेजी को बनाना है, मतलब स्ट्रैटेजी को फॉर्म्युलेट करना है। बनाने को क्या कहते हैं? फॉर्मुलेट। तो एफ फॉर फॉर्मुलेशन, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फॉर्मुलेशन करेंगे। क्लियर हो गया? कहीं कोई डाउट किसी को भी? हमने स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट किया, अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं स्ट्रैटेजी के साथ, बताओ। आई से क्या कर सकते हैं? अब स्ट्रैटेजी बना तो ली, स्ट्रैटेजी को लागू करेंगे कि नहीं लागू करेंगे? हम उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करा देंगे। आई फॉर इम्प्लीमेंटेशन, आई फॉर इम्प्लीमेंटेशन। आई होप दिस इज क्लियर। कहीं कोई दिक्कत नहीं? गुड। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो आपको तो पता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उस स्ट्रैटेजी को एग्जामिन करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि क्या ये स्ट्रैटेजी ठीक है कि स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। अगर मैं एग्जाम्पल लूं, है ना, तो हम लोग को चाहिए था 70% का प्रॉफिट, राइट। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, 70% प्रॉफिट चाहिए था। अब कितना प्रॉफिट आया?
50%। अपने पास ऑल्टरनेटिव्स था कि प्लान ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं, हम लोग ने प्लान ए लिया था। 70% प्रॉफिट। तो हमने पहले स्ट्रैटेजी बनाई, उसको इम्प्लीमेंट किया। अब हम इवेल्युएट करेंगे। क्या इवेल्युएट करेंगे? कि जो हमारा स्टैंडर्ड था उसका वो काम बना है कि वो स्ट्रैटेजी प्रिवेल करी, कि वो स्ट्रैटेजी वर्थ इट नहीं थी। अच्छी थी तो आगे भी काम आ सकती है, वर्थ इट नहीं थी तो हम उसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे हम। तो अब ई फॉर इवेल्युएशन, ई फॉर इवेल्युएशन। पता क्या चला इवेल्युएशन के बाद? कि जो प्रॉफिट है वो 50% का है। कितना प्रॉफिट आया है? 50%। अब हम क्या करेंगे? चीजों को कंट्रोल करेंगे। वी विल टेक नेसेसरी या करेक्टिव एक्शंस टू कंट्रोल आवर स्ट्रैटेजी। अब हम स्ट्रैटेजी को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। समझ आया? FIEC, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन और कंट्रोल। समझ आ गया? अब ये स्ट्रैटेजी हम कंट्रोल क्यों करेंगे? कि जो भी हमारे बिजनेस, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कुछ इंटेंट होगा। इंटेंट मतलब इंटेंशन, हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, उसको पूरा करने के लिए तो हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। समझ आ गया आपको? तो अब इसको हम लोग एक स्टेटमेंट में लिखेंगे, ठीक है? कि जिसे हम कहेंगे SM की डेफिनेशन क्या रहेगी आपके लिए? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट refers to the dynamic process। क्या हो गया? डायनेमिक मतलब हम चेंजिंग प्रोसेस, refers to the dynamic process अब हम क्या कर रहे हैं इस प्रोसेस में क्लास? FIEC, राइट? फॉर्म्यूलेशन, पहले हम चीजों को फॉर्म कर रहे हैं, फॉर्म्यूलेशन, ठीक है? फिर क्या करेंगे? हम उस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे, उस चीज को लागू करेंगे, इंप्लीमेंटेशन। फिर हम उस चीज को इवैल्यूएट करेंगे, इवैल्यूएशन, एंड देन वी विल कंट्रोल आवर स्ट्रैटेजी, कंट्रोल ऑफ स्ट्रैटेजी। और वो स्ट्रैटेजी हम क्यों कंट्रोल करने वाले हैं? ताकि जो भी हमारे बिजनेस की इंटेंट है, स्ट्रैटेजिक इंटेंट, हम उसको पूरा कर सकें। कंट्रोल ऑफ स्ट्रैटेजीज, राइट? टू रियलाइज दी, क्या रियलाइज करेंगे? कि ऑर्गेनाइजेशन की जो बिजनेस कंटेंट है हम उसको पूरा कर सके। ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रैटेजिक इंटेंट, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक इंटेंट। आ गया स्टूडेंट्स? कहीं कोई डाउट है किसी को भी? इतना समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? सीधी सी बात है कि ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब एक चेंजिंग प्रोसेस है, ठीक है? देखो, हम हर प्लान के लिए हर स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते ना, हमें वैरी करना पड़ेगा। किसका? पहले हम फॉर्म करेंगे, फिर इंप्लीमेंट करेंगे, फिर इवैल्यूएट करेंगे और कंट्रोल करेंगे। क्या? अपनी स्ट्रैटेजीज को किसके अकॉर्डिंग? जो भी हमारे बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो भी स्ट्रैटेजिक इंटेंट है, उसका जो इंटेंशन है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसको फुलफिल करने के लिए। क्लियर है? ओके। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में बेसिकली क्या काम करता है इंसान, बताओ? एक एक एक्टिविटी होती है भाई, कुछ चीज हो रही है ना, वो एक्टिविटी क्यों करी जाती है? कौन कर रहा है? पहली बात, मैनेजर कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि उसका प्रोडक्ट मार्केट में इजीली कॉम्पीट कर सके। सिंपल सी बात है। हमने स्ट्रैटेजी क्यों बनाई? रणनीति आप क्यों बनाते हो, बताओ? सर्वाइवल के लिए, कॉम्पिटेंस के लिए। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है? एक सेट ऑफ एक्टिविटीज है जो किसी भी फर्म में कोई जो मैनेजर है वो कर रहा है। और क्यों कर रहा है? ताकि वो अपनी कंपनी को बेस्ट पोजीशन पे ला सके और मार्केट में इजीली कॉम्पीट कर सके। कर सके कि नहीं कर सके? लिख लें ये स्टेटमेंट, ठीक है? तो SM में, SM स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, क्या प्रोसेस है क्लास? ये इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज। ये एक्टिविटीज है, चीजें हैं। कौन सी एक्टिविटीज? जो हमारा फर्म, मतलब जो हमारी कंपनी के जो मैनेजर्स हैं वो कर रहे हैं।
डन बाय द मैनेजर ऑफ द कंपनी। क्यों कर रहे हैं? हाँ जी, क्यों कर रहे हैं क्लास? अपनी कंपनी को अच्छी पोजीशन में रखने के लिए, है ना? कंपनी टू पुट देयर फर्म्स, फर्म्स मतलब यहाँ पे अपनी कंपनी मान लो, ऑर्गेनाइजेशंस मान लो आप, टू पुट देयर फर्म्स इन द बेस्ट पॉसिबल पोजीशन, मतलब वो चाहते हैं कि उनकी जो फर्म है वो बेस्ट रहे, हमेशा टॉप पे रहे, बेस्ट पॉसिबल पोजीशन, ताकि वो मार्केट में सक्सेसफुली कॉम्पीट कर सके, टू कॉम्पीट सक्सेसफुली इन द मार्केट प्लेस। अब जो मेजर याद करने वाले पॉइंट्स आ रहे हैं ना, वो आज वाली क्लास से आ रहे हैं। अभी तक आप समझो वो इंट्रोडक्शन था। देखो, व्हाट इज मैनेजमेंट तो कभी नहीं पूछा जाएगा, स्ट्रैटेजी के भी चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो जो उनका मेजर इम्पैक्ट रहता है वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, उसके इंपॉर्टेंस, उसके लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव्स पे रहता है। ठीक है, अभी याद हो रहा है आप सबको? ठीक है, कंपीट सक्सेसफुली कहाँ पे? मार्केट, है ना, इन दी मार्केट प्लेस। ठीक है, अब इसी लाइन को इन्होंने दूसरे तरीके से बोल दिया है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट किस चीज से बनता है। पहले हम क्या करते हैं, पहले कंपनी के विजन और मिशन को देखते हैं, देखते हैं कि नहीं देखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम स्ट्रैटेजी को एनालाइज करते हैं कि प्लान ए लें, प्लान बी लें या प्लान सी लें। फिर हम ऑब्जेक्टिव्स डेवलप करते हैं कि अच्छा हम ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो करेंगे तो दूसरा रिजल्ट आएगा। फिर हम अपनी स्ट्रैटेजीज को क्या करते हैं, चूज करते हैं और स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और इम्प्लीमेंट करने के बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, हम उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट या फिर मेजर करते हैं। अभी हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट में पढ़ा है, यहाँ पे उन्होंने उसको पॉइंटर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट समझ आए? शुड वी राइट इट डाउन? ठीक है, अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एसएम लिख रही हूं मैं, ठीक है, इज मेड अप ऑफ, किससे बना है, मेड अप ऑफ, हाँ जी क्लास, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं बताएं? पहले हम कंपनी की विजन और मिशन को डेवलप करेंगे, है ना? डेवलपिंग, डेवलप करेंगे क्या, फर्म, फर्म्स मतलब कंपनी, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, उसके विजन को और मिशन, विजन एंड मिशन। क्लियर? डन है? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम स्ट्रैटेजी को एनालाइज करेंगे, करेंगे कि नहीं, कि विच स्ट्रैटेजी इज बेटर फॉर मी। हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज को एनालाइज, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। फिर हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव्स को डेवलप करेंगे, वी आर गोइंग टू डेवलप दी ऑब्जेक्टिव्स, कि कौन सी स्ट्रैटेजी बेटर है, किसमें हमें कौन सा रिजल्ट आ सकता है। डेवलप ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर? फिर हम क्या करेंगे, उनमें से एक स्ट्रैटेजी को चूज करेंगे और उस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कर देंगे। चूजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजीज, चूजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजीज। ठीक है, एंड लास्ट हम क्या करेंगे, बोलो, उसको मेजर करेंगे और इवैल्यूएट करेंगे। वी विल मेजर एंड इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस, मेजर एंड इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस। क्लियर? आई रिपीट, एसएम क्या है, एक एक्टिविटीज है जो कौन कर रहा है, कंपनी का मैनेजर, कंपनी का मैनेजर कर रहा है।
क्यों कर रहा है? कि अपनी फर्म को, अपनी कंपनी को बेस्ट पॉसिबल पोजीशन में लेके आए, ताकि वो मार्केट में इजीली कॉम्पीट कर सके। क्लियर? इसकी मैं बात करूं तो ये क्या कह रहे हैं, पहले हम क्या करेंगे, कंपनी के विजन या मिशन को स्टैब्लिश करेंगे, फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी का एनालिसिस करेंगे, देन वी आर गोइंग टू डेवलप दी ऑब्जेक्टिव्स। फर्दर मोर अब हम एक को चूज कर लेंगे एंड एक स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर देंगे। आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी वी आर गोइंग टू इवेलुएट दी स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस की, हाँ ठीक है, इफ दिस स्ट्रैटेजी इज वर्थ इट, हम इसे आगे भी प्रिवेल कर सकते हैं। समझ आया? कोई डाउट है? नहीं? ठीक है। सो क्लियर हो गया? अभी तक हमने क्या किया, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या है, FIEC। हम चीज डायनेमिक प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब चेंजिंग प्रोसेस। देखो हर मैटर के लिए, हर सिचुएशन के लिए अलग स्ट्रैटेजी होती है, जिसमें हम फॉर्मुलेट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, चीजों को इवेल्युएट करेंगे एंड अगर जरूरत पड़ी तो कंट्रोल करेंगे अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। सेकंड भी आपको क्लियर हो गया कि वो चाहता है कि बेस्ट, जो मैनेजर है वो चाहेगा कि बेस्ट पॉसिबल पोजीशन हो और मार्केट में इजीली कॉम्पीट कर सके, जिसमें हम विजन मिशन बनाएंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, स्ट्रैटेजी को चूज करके इंप्लीमेंट करेंगे, लास्ट वी विल इवेलुएट दी परफॉर्मेंस। क्लियर? समझ आया? ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट इज, मतलब ऐसे में अभी हम लोग का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ही चल रहा है। वी आर गोइंग टू डील विद द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। Importance of strategic management. As this is your theoretical paper, तो we can understand by charts, but लिखने के लिए theoretical is required है ना, मतलब हमें कंटेंट तो चाहिए होगा ना, हम सिर्फ चार्ट बना के, that can be an additional thing, but we can not just make charts and bind it up, right? अब देखो इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है, सबसे पहले हमने ऊपर क्या बात करी बताओ, कंपनी क्या बता रही है, कंपनी उसके गोल्स को और मिशंस को बनाएगी। सबसे पहले क्या करेगी, कंपनी अपने गोल्स को और मिशंस को बनाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट इज डिफाइंस, क्या डिफाइन करती है, डिफाइंस द गोल्स एंड मिशन। क्लियर है? क्या बना रही है, गोल्स बना रही है और मिशन बना रही है। ठीक है। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और क्या बना रही है, हमें कंपनी को क्या हेल्प करती है कि हमारी कैपेबिलिटीज क्या है और हमारी कॉम्पिटेंसीज क्या है, मतलब हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारे लिए क्या थ्रेट है, कौन लोग खड़े हैं हमारे अगेंस्ट मार्केट में। नोबडी इज गोइंग टू फाइट विद ईच अदर, बट जो ये कंपटीशन होता है, जो पॉजिटिव कंपटीशन होता है, ये हर जगह होता है, राइट? तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से हमें क्या समझ आ जाएगा कि हमारी कॉम्पिटेंसीज क्या है, मतलब हम कितने केपेबल है ना, और हमारी जो भी कंपटीशन में खड़े हैं वो कितने लोग खड़े हैं, मतलब हमें किन लोगों से फाइट करना है। क्लियर है? तो सेकंड पॉइंट इज हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है टू डेवलप करने के लिए कि कितनी कॉम्पिटेंसीज है, मतलब हमारी कितनी कैपेबिलिटीज है, कैपेबिलिटीज कोर कॉम्पिटेंसीज या कैपेबिलिटीज, दोनों वर्ड आप लिख सकते हो, कॉम्पिटेंसी ऑब्लिक कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटिटिव फर्म्स, एंड कॉम्पिटिटिव फर्म्स। ठीक है? समझ आया? दो बातें हुई क्लास यहाँ पे, क्या बात हुई, पहला हम क्या बना रहे हैं, हम अपने गोल्स को बना रहे हैं और अपने मिशन को बना रहे हैं। दूसरी बात, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी कॉम्पिटेंसीज, मतलब हमारी क्या कैपेबिलिटीज हैं ये बताती है, और हमारे अगेंस्ट कौन कौन से कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं ये बताती है। वेरी, आप जो अंडरलाइन है ना उससे समझ लो दिस इज द एक्चुअल कैप्शन, बट हमें थोड़ा थ्योरेटिकल लिखना पड़ता है।
राइट। अब लास्ट मैंने आपको कल दो वर्ड्स यूज किए थे, अगर आपको याद हो, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव, है ना। प्रोएक्टिव वाज कि हम पहले ही चीजों को प्रिवेंट कर लें कि कोई इश्यू आए ही नहीं, है ना। रिएक्टिव मींस कि जब इश्यू आ गया, जब प्रॉब्लम आ गया, देन वी हैव टू रिस्पॉन्ड इट। तो आप बताओ कंपनी को कैसा होना चाहिए, प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? गुड, वेरी गुड, ठीक है। कंपनी नीड्स टू बी प्रोएक्टिव इन रिस्पेक्ट ऑफ रिएक्टिव। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना यही है। और अगर जब, तो इससे क्या होगा, उसका जो फ्यूचर होगा वो और अच्छा हो सकता है। देखो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए उसके बाद सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं इश्यू आ सकता है, लेकिन पहले ही प्रिवेंट कर लिया तो आपके फ्यूचर में कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज, हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को, हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन क्या, कैसे रिएक्ट करने के लिए, टू बी proactive, right? We need to act proactive. We need not to act as a reactive instead of reactive, है ना। अब समझ आ रहा है आपको, रिएक्टिव, ठीक है। और ये हेल्प क्या करेगा, उसकी फ्यूचर को शेप करने के लिए, इन शेपिंग द फ्यूचर, इन शेपिंग द फ्यूचर। डन। सो नेक्स्ट पॉइंट इज योर, कि उसको क्या होना है, प्रोएक्टिव होना है, ना कि रिएक्टिव, और उसका फ्यूचर शेप करने के लिए। कहीं कोई डाउट? ठीक है। अब क्या बताता है ये, एक फ्रेमवर्क बनाता है, एक तरीका बनाता है कि कंपनी के जो मेजर डिसीजंस हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, हम उसको ले सके। कुछ ऐसा सच नहीं था, दिस वाज वेरी इजी। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या बताता है, कि हमें कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए एक रास्ता बताता है, एक फ्रेमवर्क बताता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिखिए। फोर्थ इज प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क। जैसे मैंने आपको बोला, क्या बता रहा है, ये फ्रेमवर्क बता रहा है, किस चीज के लिए, फॉर ऑल दी मेजर डिसीजंस। प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क कि हम सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस, ऑल मेजर डिसीजंस ऑफ द एंटरप्राइज, ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, फ्रेमवर्क बता रहा है, किसका फ्रेमवर्क बता रहा है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस का, मेजर डिसीजंस का। क्लियर हुआ, क्लियर सबको। फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ये क्या करता है, तैयार करता है, तैयार करता है कि फ्यूचर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसको फेस कर सके, कर सके कि नहीं। ठीक है। तो नेक्स्ट इज प्रिपेयर्स द ऑर्गेनाइजेशन, प्रिपेयर्स द ऑर्गेनाइजेशन, ORG इज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टू फेस द फ्यूचर। फ्यूचर में कोई भी इश्यू आ जाए तो उसको वो फेस कर सके। ठीक है, टू फेस द फ्यूचर। क्लियर। अब सिक्स्थ, ठीक है, ये क्या एक्ट करता है, ये एक्ट करता है कि हम कॉर्पोरेट, मतलब होता है कंपनी, डिफेंस मतलब होता है कि अगर कोई, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक्ट करता है एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब रूल्स रेगुलेशन प्रोसेस। ठीक है, किसके अगेंस्ट, जहां पे भी कोई मिस्टेक होगी उसके अगेंस्ट ये क्या एक्ट करता है, कि वो कंपनी को बचा रहा है, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, serves as, serves as corporate defense, corporate defense mechanism। किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट दी मिस्टेक, कोई भी गलती हो जाए उसके अगेंस्ट, अगेंस्ट दी मिस्टेक्स। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस, दैट इज, क्या चाहेगा कि बिजनेस लॉन्ग रन में चले या शॉर्ट रन में। इनहेंसेस लॉन्ग, लॉन्ग रन मतलब लॉन्गेविटी, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन तक, लॉन्ग ड्यूरेशन भी लिख सकते हो आप, एनहांसेस लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस, दोनों वर्ड लिख सकते हो आप, लॉन्गेविटी या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन।
और बिजनेस। हाँ जी। कितने पॉइंट्स है क्लास अपने बताएं? देयर आर 7 पॉइंट्स, है ना? कितने पॉइंट्स है? 7 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है कि कंपनी का गोल और मिशन। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमें अपना कॉम्पिटेंसी बताता, मतलब हमारी क्या कैपेबिलिटी है ये बताता है, और कौन हमारे कंपटीशन में ये बताता है। तीसरा बोलता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को प्रोएक्टिव रिएक्ट करना चाहिए, ना कि रिएक्टिव। गुस्से में रिएक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब पहले ही चीजों को प्रिवेंट कर लेना चाहिए। फिर क्या बताता है कि ये एक फ्रेमवर्क बताता है, एक तरीका बताता है, एक प्लान बताता है कि हमें कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस कैसे लेने हैं। ठीक है। इसके बाद क्या करता है, प्रिपेयर करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि फ्यूचर में कोई भी सिचुएशंस आती है, अनसर्टेनिटी आती है दैट वाज नॉट प्लान्ड, तो उसको कैसे फेस करना है। सपोज आपने ये तो सोच रखा, कभी किसी ने सोचा था कि कोविड आ जाएगा? कोविड का नहीं सोचा था ना, बट कोविड आया तो क्या हुआ, अनसर्टेनिटी आई, तो लोगों को कैसे रिएक्ट करना है इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी। डिमोनेटाइजेशन आया, दैट वाज आल्सो नॉट प्लान्ड फॉर एनीबॉडी, इट वाज नॉट प्लान्ड, राइट? ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं कि जैसे बचाव होता है ना, तो वैसे ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यार आपने अगर प्लान कर रखा है ना कुछ, तो कुछ भी हो जाए ना, आपने प्लान कर रखा है कि ये सीधा सीधा जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, तो प्लान ए है। इन केस कुछ उल्टा हो जाए जो नहीं प्लान किया है, तो उसके लिए प्लान बी है। ठीक है। तो ये क्या एक्ट कर रहा है, कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म की तरह एक्ट कर रहा है, कंपनी को बचाने की तरह वो एक्ट कर रहा है। किसके अगेंस्ट? अगर गलतियां होती हैं तब। और जब सब अच्छा रहेगा तो क्या होगा कंपनी में? लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन। आ गया समझ? कहीं कोई इश्यू किसी भी स्टूडेंट को? ठीक है। अब इंपॉर्टेंस से एक चीज पहले लिख लो आप लोग, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ये प्रिंसिपल गिवन, वाज गिवन बाय, इंपॉर्टेंस में ही लिखना है हमें, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो प्रिंसिपल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका मतलब पता है आपको? नहीं, नहीं पता होगा। देखो, ये बोल रहे हैं कि जो फिटेस्ट है, फिट मतलब फिट इंसान। फिट इंसान की बात करते हैं, अगर हम फिट इंसान होता है तो जरूरी नहीं है वो बहुत लंबा इंसान हो, बहुत स्ट्रांग इंसान हो, बट वो फिट मतलब जब मार्केट में कोई चेंज आएगा तो वो उस अकॉर्डिंग अपने आप को इजीली अडेप्ट कर सकता है। ठीक है। तो वो हो गया फिटेस्ट। ठीक। तो दिस कॉन्सेप्ट वाज बीन गिवन बाय अ पर्सन नेम्ड, लिखो आप, ये कॉन्सेप्ट दिया था चार्ल्स डार्विन ने। मैं लिख रही हूँ प्रोपोगेटेड बाय, मतलब गिवन बाय, बाय चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। आ गया समझ? कहीं कोई इशू? ठीक है। अब ये इन्होंने क्या एक स्टेटमेंट इन्होंने ये भी दिया कि ये एकलौता प्रिंसिपल है जहां पे जरूरी नहीं है कि फिटेस्ट जो है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन हो। फिटेस्ट मतलब जो टाइम के अकॉर्डिंग चीजों को चेंज कर सकता है, अडेप्ट कर सकता है। ठीक है, बस हमें यही लाइन लिखनी है। ठीक। तो इनके अकॉर्डिंग सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाज प्रोपोगेटेड बाय चार्ल्स डार्विन। इन्होंने क्या बोला, दिस इज द ओनली प्रिंसिपल, ये इकलौता प्रिंसिपल है, दिस इज द ओनली प्रिंसिपल। किस चीज के लिए? सर्वाइवल के लिए, सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। सर्वाइवल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मार्केट में कब टिक सकती है? जब कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर में अगर चेंज आए, उस अकॉर्डिंग उस बिजनेस को अपने आप को अमेंड या चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है। पहले एआई नहीं था, पहले व्हाइट बोर्ड था, अब स्मार्ट बोर्ड आए, चीजें बदल रही हैं, बट जो इंसान चेंज नहीं करेगा वो वहां पे लॉन्ग रन तक सस्टेन नहीं कर सकता है ना? तो इसीलिए हमारी स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस।
वेयर जहां पे फिटेस्ट जरूरी नहीं है कि लॉन्गेस्ट या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट हो, बल्कि वो जो टाइम के साथ अडॉप्ट कर सके। वेयर फिटेस्ट आर नॉट दी वेयर फिटेस्ट आर नॉट दी लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट, नॉट दी लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, बल्कि कौन है, जो टाइम के साथ चीजों को अडेप्ट कर सकते हैं। बट दोज हु कैन चेंज एंड अडेप्ट सक्सेसफुली, जो टाइम के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है, टू दी चेंजेस इन दी बिजनेस एनवायरमेंट, टू दी चेंजेस इन दी बिजनेस एनवायरमेंट। आई गेस आपने इसमें ज्वाइन कर लिया था ना एक बार। डन, एनी डाउट, क्लियर है? क्या बोल रहे हैं ये, इनका क्या कहना है क्लास, कि प्रिंसिपल क्या है, फिटेस्ट जरूरी नहीं है लार्जेस्ट या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, बल्कि वो जो टाइम के साथ चेंज को अडेप्ट कर सके। डन, क्लियर है? ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू दी लास्ट टॉपिक ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, फिर कल से हम लोग विजन, मिशन और इंटेंट उसका स्टार्ट कर देंगे। विजन मतलब फ्यूचर स्टेटमेंट, मिशन मतलब हमारे करंट पोजीशन। ठीक, हम क्या बात करने वाले हैं, लिमिटेशंस की, लिमिटेशंस। ठीक है, लिमिटेशंस, लिमिटेशंस मतलब उसकी, हाँ, ड्रॉबैक्स, डीमेरिट्स, ये सब। पहला, देखो, हर चीज में क्या लगता है, हर चीज में ना एक टाइम कंज्यूमिंग, देखो टाइम कंज्यूमिंग होता है हर चीज में। स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए क्या यूज करना है, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, तो ये हो गया टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। फिर ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है, टर्बुलेंट मतलब कभी भी कोई भी चेंज आ जाते हैं तो हमें उस अकॉर्डिंग रिएक्ट करना पड़ेगा। तो सेकंड पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स एंड turbulent environment, complex and turbulent environment। ये हम लोगों को लिखना है डिटेल में, दिस इज जस्ट दी फ्लो चार्ट, है ना। फिर तीसरा कौन सा आएगा, पैसे लगेंगे या मैनेजर फ्री में काम करके देने वाले, सो कॉस्टली प्रोसेस, कॉस्टली प्रोसेस। एंड लास्ट, कि कॉम्पिटिटर हमें कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ये डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए समझना, कॉम्पीट करना। तो डिफिकल्ट टू कॉम्पीट, डिफिकल्ट टू कॉम्पीट competitors response, competitors response, क्लियर है? ठीक है, स्टार्ट करें। पहला पॉइंट है अपना, फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। कॉम्प्लेक्स से समझ आ रहा है, डिफिकल्ट, टर्बुलेंट से समझ आ रहा है, टर्बुलेंस आ जाता है, चीजें अचानक बदल जाती हैं, हाउ कैन वी रिएक्ट इट, कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट एनवायरनमेंट। नॉट वेल, फाइन। सो
पहला पॉइंट क्या है, देखो हर ऑर्गेनाइजेशन को ना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, बिकॉज जो फ्यूचर होता है वो बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है, राइट। तो इसका पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, एवरी ऑर्गेनाइजेशन फेस अनसर्टेनिटी। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन क्या फेस करती है, अनसर्टेनिटी, बिकॉज क्योंकि जो फ्यूचर होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, बिकॉज द फ्यूचर कंडीशंस आर अनप्रिडिक्टेबल। फ्यूचर कंडीशंस क्या होते हैं, अब आप देख सकते हो एसएम के बारे में, एसएम का काफी कंटेंट आपके पास हो गया है। एसएम क्या होता है, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, और ये हो गए आपके लिमिटेशंस। कंडीशंस क्या होती हैं, अनप्रिडिक्टेबल होती है। अनप्रिडिक्टेबल होती है, ठीक है। अब क्या अनप्रिडिक्टेबल होता है बताओ, सपोज हमारे कस्टमर्स ने सामान खरीदना बंद कर दिया, दिक्कत हो गई। या जहां से हम सप्लाई ले रहे थे वहां से उन्होंने सप्लाई देना बंद कर दिया, वहां दिक्कत हो गई। या गवर्नमेंट ने कोई नया न्यू रेगुलेशन बना दिया तो वहां पे दिक्कत हो गई, राइट। तो कौन से एक्सटर्नल फोर्सेस हो गए हमारे, एक्सटर्नल फोर्सेस में आ गए अपने एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक सप्लायर्स, हमारे सप्लायर्स जो हमें सप्लाई दे रहे थे वो हो गए। कस्टमर्स जो अच्छा खासा काम, भाई अगर कस्टमर के नहीं है तो फिर दुकान या शॉप या उसका बिजनेस कैसे रन कर सकता है। या फिर गवर्नमेंट्स, ठीक है, ठीक। तो वो क्या कर लेते हैं, कभी कभी इफेक्ट दी प्लान्स, हमारे प्लान्स को वो इफेक्ट कर देते हैं। अफेक्ट दी स्ट्रेटेजिक प्लान्स, ठीक है। अब हमें क्या जरूरी होता है बताओ, कि हमारा सक्सेस कब आ सकता है, जब हमारा जो बिजनेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेबल, राइट। दूसरा, एक कंटिन्यूअस हम चाह रहे हैं कि हम जो एनवायरनमेंट है उस पर मॉनिटर रखें कि कब चीजें चेंज हो रही हैं, और हमें हल्का सा भी लग रहा है कि चीजें चेंज हो रही हैं तो हम उस अकॉर्डिंग अपनी चीजों को चेंज कर सके। तीसरा, कि हमें बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चीजों को अडेप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो बस यही नेक्स्ट पॉइंट है, सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस ऑन, डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, तीन चीजें मैंने आपको अभी बताई। पहला क्या, कि ऑर्गेनाइजेशन एक लंबे टर्म तक रहे, ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। देन कम्स कि हमें क्या चाहिए, एक कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग चाहिए। किसको मॉनिटर करना है, हमारे एनवायरमेंटल को मॉनिटर करना है। सेकंड इज योर कंटिन्यूअस एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। एंड थर्ड कम्स योर अडेप्टेबिलिटी, है ना, हमें टाइम के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करेंगे, हम अपने एक्सटर्नल फोर्सेस के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चीजों को अडेप्ट करेंगे। आ गया समझ, क्लियर। एक और लिख लो, टाइम कंज्यूमिंग, फिर बाकी के जो दो पेंडिंग बचेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, राइट।
समझ तो आ ही गया है अपने को कि टाइम कंज्यूम करते हैं, पैसे लगते हैं, कॉस्टली होता है, डिफिकल्ट होता है कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्पीट कर। सेकंड सेकंड पॉइंट इज योर टाइम कंज्यूमिंग। सबसे ज्यादा टाइम कहाँ लगता है बताओ? राइट, चीजों को प्लान करने में। ठीक है, पहला पॉइंट इसका आप लिख लो। एक्सेसिव टाइम हम कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं? प्लानिंग में। एक्सेसिव टाइम इज गिवन टू प्लानिंग और स्ट्रैटेजी को बनाने में। एंड स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन, एंड स्ट्रैटेजिक फॉर्मुलेशन। ठीक है, इसके बाद सेकंड चीज क्या आती है अपनी, कि अगर ज्यादा प्लान कर लेते हैं ना किसी चीज को, तो वैसे भी वो काम सक्सेसफुल नहीं हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है इंसान की ये भी इतनी सारी स्ट्रैटेजीज बना ली, तो क्या आप कर सकते हो? तो ओवर प्लानिंग क्या हो जाता है कि हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और जो भी हमारे डेली ऑपरेशन चल रहे होते हैं वो भी इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ओवर प्लानिंग में लीड टू, ओवर प्लानिंग में लीड टू एग्जॉशन, may lead to exhaustion एंड इफेक्ट आर डेली ऑपरेशंस। हमारे डेली ऑपरेशंस को क्या करती है वो? इफेक्ट कर देती है। ठीक है, क्लियर। लास्ट पॉइंट इसका, कि हमें क्या चाहिए होता है? अच्छा बिजनेस किस पे डिपेंड करता है? कि हम टाइमली और इफेक्टिव एग्जीक्यूशन कर सके। टाइमली एंड इफेक्टिव एग्जीक्यूशन आर दी क्रिटिकल फैक्टर्स। ये क्रिटिकल फैक्टर्स होते हैं किसी भी गोल्स को अचीव करने के लिए। आर दी क्रिटिकल फैक्टर्स टू अचीव गोल। क्लियर? आया समझ? ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये? इनका बोलना है कि एक्सेसिव टाइम हम किसको दे रहे हैं? प्लानिंग को दे रहे हैं और स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन को दे रहे हैं। जब हम कोई चीज ज्यादा प्लान कर लेते हैं तो वो एग्जॉस्ट हो जाता है, और हमारे डेली ऑपरेशंस भी जो चल रहे होते हैं उसको भी इम्पीड कर देता है, उसको भी इफेक्ट कर देता है। फिर हमारा टाइमली और इफेक्टिव एग्जीक्यूशन, मतलब टाइम से और एक अच्छा एग्जीक्यूशन ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए। कहीं कोई डाउट? ठीक है, तो अ क्विक रिवीजन, हम लोग ने जो पढ़ा है हम इसे रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। इसके बाद कल से हम लोग क्या करेंगे, जो दो टॉपिक्स वो बचे, फिर विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स के बारे में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में, और फिर अ डिटेल्ड इंट्रोडक्शन। ठीक है, डन। अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चार चीजें थी। एक डायनेमिक प्रोसेस था जिसमें हम पहले चीजों को फॉर्मुलेट कर रहे थे, इंप्लीमेंट कर रहे थे। ठीक है, फिर इवेल्युएट कर रहे थे और चीजों को कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, फिर ये क्या है? एक एक्टिविटीज है जो मैनेजर करता है ताकि अपनी जो फॉर्म है उसको बेस्ट पोजीशन में ला सके और मार्केट में compete कर सके। फिर ये एसएम क्या बना है? विजन मिशन बनाता है ना, सबसे पहले। फिर आप एनालाइज करते हो, फिर आप ऑब्जेक्टिव्स को बनाते हो, फिर आप अपनी इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी को चूज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, लास्टली आप स्ट्रैटेजी को इवेल्युएट करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करते हैं? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में सबसे पहले अपन गोल्स और मिशन बना रहे हैं, फिर पता लग रहा है कि हाँ हमारी क्या कैपेबिलिटी और क्या कॉम्पिटेंसीज है और क्या कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर है मार्केट में। ठीक है, फिर हमें प्रोएक्टिव ऐड करना है, ना कि रिएक्टिव। फिर हमें फ्रेमवर्क बनाना है फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट फंक्शंस, मेजर डिसीजंस के लिए। देन हमें ऐसा बनाना है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना है, एंड इट एक्ट्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक, और हमारे जो लॉन्ग ड्यूरेशन पे काम करना है।
ठीक है। फिर ये जो कॉन्सेप्ट है एमसीक्यू के लिए याद रखना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। इन्होंने बोला कि जरूरी नहीं है, फिटेस्ट वो नहीं है जो लंबी लार्ज या स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, फिटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन वो है जो कंपनी के चेंजेस के अकॉर्डिंग खुद को अडॉप्ट कर ले। पहला हो गया कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में क्या बात करता है? ये बोल रहे हैं कि सबके पास अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि इट इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल फॉर एनीबडी टू जज द फ्यूचर। फिर जो एक्सटर्नल फोर्सेस हो गए, कौन हो गए हमारे, जैसे सप्लायर हो गए, कस्टमर हो गए, गवर्नमेंट हो गए, इन्होंने कुछ चेंज किया तो डेफिनेटली वो हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा। और सबसे सक्सेस किस पे डिपेंड करती है? कि ऑर्गेनाइजेशन कितना स्टेबल है, कितना मॉनिटर कर रहा है वो बाहर के एनवायरमेंट पे, और जो भी चीजें चेंज हो रही हैं उन्हें अडेप्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। फिर टाइम सबसे ज्यादा प्लानिंग और स्ट्रैटेजी में लग रहा है, हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और टाइमली और इफेक्टिव एग्जीक्यूशन चाहिए होता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। थर्ड कॉस्टली प्रोसेस है, और फोर्थ डिफिकल्ट होता है टू कॉम्पीट। क्लियर हो गया? ठीक है, तो वी आर वाइंडिंग अप द क्लास, बाकी जो भी होगा हम लोग कल